गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गैसियस स्टेट के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। गैसियस स्टेट की अब तक की डिस्कशन हमारी गैस लॉज यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ आदि और इनके कॉम्बिनेशन से बनी आइडियल गैस इक्वेशन के इर्द गिर्द ही घूम रही है। पिछले सेशंस में हमने इन गैस लॉज को सैद्धांतिक आधार दिया और उसके बेसिस पे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस डिराइव करी और फिर हमने इन लॉज को सैद्धांतिक आधार दिया। आज की डिस्कशन में हम देखते हैं कि कितनी गैसेस हैं जो इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करती है। पूर्ण रूप से पालन से हमारा अभिप्राय है, जैसे अभी हम सबसे पहले बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ में आप जानते हैं कि हमारी डेफिनेशन है P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V और यू कैन से PV इज़ कांस्टेंट। PV इज़ कांस्टेंट क्योंकि किसी जो गैस बॉयल नियम का पालन करती है उसके PV का मान हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। सब निश्चित ताप पर गैस के दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा स्थिर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग PV का ग्राफ प्लॉट करें विद रिस्पेक्ट टू P, वाई एक्सिस पे हम ले लें PV और एक्स एक्सिस पे लें P एटमॉस्फेयर में, तो हमें जो है क्योंकि PV का मान कांस्टेंट रहना है हर प्रेशर पे, तो हमें ये जो डॉटेड लाइन शो करी हुई है ऐसी रेखा आनी चाहिए। और जो गैस ऐसी जो है ग्राफ हमें देती है उसे हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस कहेंगे, जितनी भी गैसेज हैं। पर जब हम गैसेज के ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि ये डॉटेड लाइन के एग्जैक्टली ऊपर कोई भी गैस लॉ जो है वो उसका ग्राफ लाई नहीं कर रहा है। हमने ग्राफ यहाँ प्लॉट किए हुए हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और CO गैसेस के लिए 5 कर्व्स यहाँ इस ग्राफ में मैं दिखा रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन जो आइडियल गैस की कर्व को शो कर रही है वो उसके ऊपर एग्जैक्टली कोई भी गैस का कर्व लाई नहीं कर रहा। यहाँ आपके पास दो तरह की ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। आप देखें जो हैं ये गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इनके ग्राफ आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से हमेशा ऊपर है। P जो है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो है इनके कर्व लगातार ऊपर हैं। और दूसरी तरह के कर्व मेरे पास आ रहे हैं बाकी की गैसेस के लिए, मीन्स नाइट्रोजन, CO और मीथेन के लिए। तो आप देख रहे हैं पहले उनमें एक डिप आया है, नीचे की तरफ लाई किया, फिर ऊपर की ओर गिरे। तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आया है जहां उन्होंने आइडियल गैस की स्ट्रेट लाइन को टच किया है। ये वाले कर्व्स क्योंकि एमेगेट ने प्लॉट किए थे डिफरेंट गैसेस के लिए, इसलिए इन कर्व्स को हम एमेगेट कर्व्स बोलते हैं। PV और P के वर्सेस जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो जो भी कर्व हमारे पास आती है उसे हम एमेगेट कर्व कहते हैं। तो इन एमेगेट कर्व से मेरे पास दो तरह की ऑब्जर्वेशन आ रही है। पहली कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन जैसी गैसों के लिए आप देख रहे हैं PV का मान P के बढ़ने पर लगातार बढ़ता रहता है। और दूसरी तरह की कैटेगरी आ गई मेरे पास नाइट्रोजन, CO, CO2, मीथेन आदि गैसों के लिए PV का मान P के बढ़ने पर पहले कम होता है तथा न्यूनतम स्तर पर पहुंचकर फिर पुनः P के बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय क्या है मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे चाहे दोनों में से कोई भी कर्व आई तो ये दोनों कर्व्स जो हैं ये आइडियल गैस बिहेवियर से विचलन को शो कर रही हैं, डेविएशन को शो कर रही हैं, मीन्स आइडियल गैस इक्वेशन को एग्जैक्टली ओबे नहीं कर रही हैं। तो चाहे दोनों ही केसेस में किसी भी प्रकार का विचलन हो, अब ये विचलन आ रहा है और ये विचलन को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं स्पीडता गुणांक, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के रूप में, क्योंकि ये विचलन ये शो कर रहा है कि इन गैसेस का वॉल्यूम जो है, जो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनको वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए था, वो वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई नहीं कर रही हैं, उससे कम या ज़्यादा कर रही हैं, इसलिए आइडियल गैस वाली डॉटेड कर्व से नीचे या ऊपर लाई कर रही हैं। तो इसके लिए हम एक्सप्रेस करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं Z, जिसे बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, संपीड्यता गुणांक। इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, V का मतलब है यहाँ पे जो गैस ने वास्तव में आयतन ऑक्यूपाई किया हुआ है, और V आदर्श का मतलब है कि अगर गैस आदर्श व्यवहार शो करती तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती।
तो z को जो है बेसिकली डिफाइन किया जाता है v रियल आप कहें या v एक्चुअल कहें अपॉन v आइडियल, और इसे हम pv डिवाइडेड बाय pv आदर्श भी कह सकते हैं। pv आदर्श को हम RT की भाषा में लिख सकते हैं, तो pv बाय RT, n मोल के लिए यह हो जाएगा pv बाय nRT। अब यहाँ आपने ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर तो गैस आइडियल है, अगर गैस आइडियल है तो उसका PV जो है वो nRT के बराबर ही होगा, तो इसलिए Z की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। और अगर गैस आइडियल बिहेवियर नहीं शो कर रही है, या जो कर्व ऊपर हमारे पास आ रहे हैं वो कर्व कब आएंगे, जब PV का मान nRT के बराबर नहीं होगा। तो जो मेरे पास ये PV मैंने न्यूमरेटर में लिया है, अंश में लिया है, ये PV गैस द्वारा ऑक्युपाइड एक्चुअल वॉल्यूम है, और उसी दाब पर जिस पे जो है हमने नीचे लिया है जब गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। तो संपीडितता गुणांक उसी दाब तथा ताप पर एक गैस के वास्तविक आयतन, ध्यान देना है, वास्तविक आयतन प्रति मोल तथा आदर्श गैस के मोल आयतन का अनुपात है। तो बेसिकली जो है ये आयतन टर्म का अनुपात है मेरे पास। अब हम लोग जो है इसी चीज़ को अब हम देखें, पहले Z को थोड़ा एनालाइज करें। जैसे मैंने अभी पहले बात करी कि Z जो है दैट इज़ 1 फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस अगर होगी तो उसके लिए 1 होगी वैल्यू, आदर्श गैस के लिए वैल्यू 1 होगी। अगर वैल्यू Z की लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 दोनों में से कोई भी होगी तो गैस जो है वो रियल गैस कहलाएगी, रियल गैस कहलाएगी, वास्तविक गैस कहलाएगी। अब Z अगर लेस देन 1 है, ठीक है, Z का मान अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है गैस जो है उसका वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रही है वो आदर्श व्यवहार के कंपैरेटिवली। Z मेरा कम तभी आएगा जब ये वैल्यू छोटी होगी इस वैल्यू से, तो इसका मतलब है गैस जो है वास्तव में कम आयतन ऑक्यूपाई कर रही है। तो 1 से कम होने का मतलब हो गया कि गैस की संपीडितता कंप्रेसिबिलिटी आदर्श गैस से अधिक है। वॉल्यूम कम होने का मतलब गैस संपीड़ित हो रही है, जो है कंप्रेस हो रही है, और इसका मतलब होता है कि ऐसी गैसों को हम आसानी से द्रवित कर सकते हैं। और जबकि अगर Z की वैल्यू मोर देन 1 होगी, मोर देन 1 का मतलब है कि गैस की संपीडितता आदर्श गैस से कम है, अर्थात ऐसी गैस को आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता। हम यहाँ से फिर से देखें तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हीलियम की जो है कर्व हमेशा ऊपर लाई कर रही है। मीन्स अगर यहाँ मैं Z की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी, तो दैट मीन्स हाइड्रोजन हीलियम को आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता। जबकि नाइट्रोजन COCH4 के पहले डिप आ रहे हैं, फिर गैस ऊपर की ओर जा रही है। तो एक तो यहाँ मेरे पास 2 पॉइंट अगेन आ रहे हैं। एक तो ये कि बीच में एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पे आइडियल बिहेवियर शो करेगी, जहाँ ये टच कर रही है। और दूसरी बात ये है कि ये गैस क्योंकि नीचे की ओर भी डिप शो कर रही है, इसलिए इन गैसेस को आसानी से द्रवित किया जा सकता है। तो जो है अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं इसी Z की भाषा में ही, Z की भाषा में ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं कि कर्व किस प्रकार से हमारे पास आ रहे हैं। अब आप देखिए मैंने Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो अभी हमने डिफाइन किया था PV बाय nRT, और ग्राफ प्लॉट किया, इधर एक्स एक्सिस पे लिया प्रेशर, ठीक है। तो अब हम लोग जो हैं अगर वैल्यू Z की 1 है, आप देख रहे हैं 1 है वैल्यू, यहाँ 1.5 है, नीचे आप 0.5 भी ले सकते हैं, यहाँ 0.5 शो कर लीजिए, यहाँ 1.5 जैसे भी। तो 1 का मतलब होगा आइडियल बिहेवियर, उससे कम का मतलब होगा आसानी से द्रवित होना, उससे ऊपर का मतलब होगा मुश्किल से द्रवित होना। तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन के लिए तो हमेशा 1 से, ये वाली लाइन्स जो है ये 1 को शो कर रही है। इससे जो नीचे हैं, कर्व से नीचे जहाँ बिंदु हैं जिस रेंज में हैं, तो इसका मतलब है इतनी रेंज तक इन गैसेस को द्रवित आसानी से किया जा सकता है। और जो जब इस लाइन से ऊपर हो जाती है तो इसका मतलब इनको द्रवित नहीं किया जा सकता। तो हाइड्रोजन की कर्व हमेशा ही ऊपर लाई कर रही है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जैसी गैसेस को जो है वो आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता। जबकि नाइट्रोजन, मीथेन, CO2 में आप देख रहे हैं पहले Z की वैल्यू लेस देन 1 है, कम हो रही है, होते होते जो है एक मिनिमम वैल्यू, पहले कम हो रही है एक मिनिमम वैल्यू पे आ रही है।
इसका मतलब है कि इतनी प्रेशर रेंज तक इस गैस को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, और उसके बाद जो है वो फिर जो है मेरे पास आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकेगा, मीन्स उसके बाद उसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती जा रही है। तो और दूसरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि CO2 का डिप सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन और मीथेन के कंपैरेटिवली CO2 का डिप ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो है CO2 को नाइट्रोजन और मीथेन के कंपैरेटिवली आसानी से द्रवित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन हीलियम को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता। एक्चुअली ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किए हैं ये सामान्य ताप पर प्लॉट किए हुए हैं। हाइड्रोजन हीलियम जो है हमने थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ते हैं और भी पढ़ते हैं। तो ये गैसेस जो हैं क्योंकि इनके मासेस बहुत कम है, आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इनका साइज़ इतना स्मॉल है, इतनी जो है इनके मॉलिक्यूलर मासेस कम है कि इनको द्रवित करने के लिए हमें बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत है। हाइड्रोजन के लिए ये टेम्परेचर होता है -165 डिग्री सेल्सियस और हीलियम के लिए होता है -240 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप पर। तो इतने कम ताप पर इन गैसेस को भी द्रवित कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली क्योंकि इतने कम टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं हम प्रैक्टिकली, तो इसलिए हम सामान्य ताप पर कहते हैं कि हाइड्रोजन हीलियम को द्रवित नहीं किया जा सकता, जबकि बाकी गैसेस को द्रवित किया जा सकता। तो आज की डिस्कशन में मेरे पास जो मेन पॉइंट आ रहा है वो ये है कि जब हम अमेगेट कर्व प्लॉट करते हैं, अमेगेट कर्व का मतलब है PV वाई एक्सिस पे लें और x एक्सिस पे P इन एटमॉस्फेयर लेते हैं। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हाइड्रोजन हीलियम के लिए आइडियल कर्व से मींस पैरेलल ग्राफ से हमेशा ऊपर लाई करते हैं, जबकि बाकी गैसेस के लिए जो है वो डिप आता है पहले, फिर कर्व जो है वो ऊपर की ओर राइज करती है। यही सेम पैटर्न हमने अभी जो ग्राफ प्लॉट किया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस P, तो वहाँ भी मेरे पास इसी तरह की ऑब्जर्वेशन आई। और दूसरा ये कि जिस गैस के लिए डिप जितना बड़ा होगा, मींस कोई जो गैस जितना नीचे की ओर लाई करेगी, डिप जितना बड़ा होगा उतना वो आसानी से द्रवित हो सकती है। और ये जो गैसेस है, ज़्यादातर गैसेस जो हैं बीच में एक प्रेशर रेंज ऐसी आती है जहाँ वो आइडियल गैस कर्व को टच करती हैं, दैट मीन्स यहाँ वो आदर्श व्यवहार दर्शाएंगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गैसेस जो हैं वो सभी गैसेस कभी ना कभी आदर्श व्यवहार दर्शाएंगी। तो अगली क्लास में हम लोग जो हैं यही डेविएशंस को कंटिन्यू करेंगे। वहाँ हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज करें तो अमेगेट कर्व के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आज ये जो हमने अमेगेट कर्व जितने भी बनाए हैं ये सभी एक ही टेम्परेचर पे बनाए हैं। नेक्स्ट टाइम हम अमेगेट कर्व प्लॉट करेंगे एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। थैंक यू सो मच।